हेलो दोस्तों, मैं शशांक वर्मा। स्वागत है आपके अपने चैनल द सक्सेस पॉइंट पे। आज हम लोग नए एक सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। उसका नाम है संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान एवं राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो इसमें हम लोग केवल ये समझेंगे इस लेक्चर में कि संविधान क्या होता है और राज्य व्यवस्था क्या होता है। उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि जो भी संविधान का इंटरप्रिटेशन यानी कि उसका व्याख्या किया गया है, किन किन भागों के रूप में किया गया है और किस रूप में किया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले संविधान कहते किसे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, दो शब्द है। जब पूछा जाता है आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो कोई लोग कहता है संविधान पढ़ रहे हैं, कोई लोग कहता है राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो हमें उसमें डिफरेंट पता होना चाहिए, आखिरकार है क्या, संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं संविधान के बारे में। पहले संविधान क्या है, जैसे कि जब देश बनने के, कोई भी देश आजाद होता है या देश में जब नागरिक रहते हैं तो उनके बीच आपस में संघर्ष होता है। संघर्ष के देखते हुए जब कोई भी देश अपने नियम कानून को, यानी कि संविधान क्या है, वो प्रावधान या नियम कानून होता है जिसके तहत किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। तो हम लोग संविधान को क्या कह सकते हैं, प्रावधानों का क्या है, संग्रह है। प्रावधान का संग्रह, प्रावधान का संग्रह है। क्यों संग्रह होता है, क्योंकि इसके द्वारा किसी देश का शासन प्रशासन चलाया जाता है। शासन कहना उचित रहेगा क्योंकि प्रशासन, शासन एंड प्रशासन कोई भी कह लीजिए सब, ठीक। अब लोग समझ गए कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान प्रावधानों का संग्रह होता है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन और प्रशासन को संचालित किया जाता है, ठीक। तो संविधान समझ गए। अब हम लोग देखेंगे जो भी वो प्रावधान जो होता है शासन प्रशासन करते हैं तो किन रूपों में करते हैं। जैसे कोई नागरिक हो गया तो ये थोड़ी ना है कि उसके शासन प्रशासन केवल दोनों रूप में होगा। नागरिक है कोई, उसका क्या कहते हैं, एक निजी जिंदगी होता है, एक सामाजिक होता है। निजी यानी व्यक्तिगत, दूसरे की बात करें तो सार्वजनिक। निजी में वह कहाँ घूमना जाना पसंद करता है, कहाँ पे रहना पसंद करता है, वह उसके निजी जिंदगी से संबंधित हो जाएगा। और सार्वजनिक जैसे कि उसका कोई क्रियाकलाप, जैसे कि समाज में कोई कार्य कर रहा है तो उसका प्रभाव समाज में पड़ रहा है तो वो सार्वजनिक जीवन में आएगा। तो ये जो संविधान जो है, जो प्रावधानों का संग्रह है, तो केवल व्यक्ति के निजी जिंदगी पे नहीं लगता है, सार्वजनिक जीवन पे, यानी जिसके द्वारा समाज देश का हित अहित प्रभावित हो तो उसमें सार्वजनिक जीवन होता है। तो सार्वजनिक जीवन में क्या क्या इफेक्ट करता है देख लेते हैं। राजनीति व्यवस्था, जो राजनीतिक क्रियाकलाप करता है, सामाजिक करता है, सामाजिक, आर्थिक, और जो उसका शिक्षा व्यवस्था होता है। यही चीजें किसी भी समाज में उसके सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करेगी ना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा, ठीक। तो हम लोग समझ गए कि संविधान क्या होता है। अब राज्य व्यवस्था को देख लेते हैं हम लोग। राज्य व्यवस्था क्या है, पॉलिटी। अब क्या है कि कोई किसी भी देश का जब संविधान बन गया तो उसको लागू किया जाएगा। जब लागू करेंगे तो उसमें तमाम प्रकार के मुद्दे, चुनौतियां और टकराव आएंगे। तो जो इनका प्रयोग है, जब संविधान में नियम कानून बन गए तो उनका उपयोग यानी कि व्यवहारिक उपयोग है, व्यवहारिक उपयोग। तो व्यवहारिक उपयोग जब किया जाता है तो संविधान को जब लागू करके उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है देश के शासन को चलाने के लिए, तो उसमें क्या आता है, राज्य व्यवस्था आता है, ठीक। तो राज्य व्यवस्था में देख लेते हैं मुख्यतः किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो राज्य व्यवस्था में देख लेते हैं, राज्य व्यवस्था मुख्यतः 3 चीजों से मिलकर बना होता है। उनकी हम बात कर लेते हैं। संसद का कानून, संसद का कानून, ठीक। दूसरे की बात कर ले, न्यायपालिका की न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका की न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं संवैधानिक और गैर संवैधानिक, संवैधानिक
व गैर संवैधानिक, पूरा नहीं लिख रहे हैं, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्थाएं। दो चीजें तो कन्फर्म होना चाहिए, संविधान क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होता है। संविधान कानूनों का प्रावधान होता है, संग्रह होता है और उन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक, राज्य व्यवस्था कहलाता है। अब राज्य व्यवस्था के 3 अंग होते हैं, उसमें हम देख लेते हैं। संसद का कानून होता है, जब टकराव होगा, कोई भी विधि बन जाएगा तो संसद कानून बनाएगा, उसका इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या कौन करेगा, न्यायपालिका करेगा। और उसके बाद संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। तो हम लोग इससे संसद के कानून को आगे पढ़ेंगे, न्यायपालिका को भी पढ़ेंगे, और यहाँ पे फिलहाल में देख रहे हैं संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती है। क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन सी संस्था संवैधानिक है, कौन सी संस्था गैर संवैधानिक है, ठीक। और इसमें देख लेते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं, संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं को हम लोग बांट लेते हैं। संस्थाएं को 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला हो गया संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, और थर्ड वन इज संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक। संवैधानिक 3 चीजों की हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि संवैधानिक क्या होता है। यानी कि ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण संविधान के दायरे में या संविधान में उल्लिखित है, उसको संवैधानिक संस्था कहते हैं। जैसे वित्त आयोग हो गया, जैसे चुनाव आयोग हो गया, चुनाव आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख कितने में है, आर्टिकल 280 यानी 280, चुनाव आयोग 324 में है, ठीक। क्या हो गया, संवैधानिक का हम लोग समझ लिए क्या होता है, ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में होता है, संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। असंवैधानिक संस्थाएं जिनका उल्लेख तो संविधान में तो होता ही नहीं है, लेकिन वह देश के अन्य प्रकार की गतिविधि मतलब देश को बर्बाद करने का, यानी जैसे आतंकवादी संगठन हो गया, आतंकवादी संगठन में उल्फा हो गया, तो जो ये होती है असंवैधानिक संस्थाएं कहलाती है। गैर संवैधानिक संस्था में देखें तो गैर संवैधानिक में 2 भागों में बांटते हैं, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि गैर संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं। मतलब कि ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख तो संविधान में तो नहीं होता है, लेकिन जो संविधान की आदर्श है उनको पूरा करने के लिए किया जाता है, गैर संवैधानिक होती है। सब क्लियर होना चाहिए। संवैधानिक संविधान में उल्लेख, गैर संवैधानिक संविधान में उल्लेख तो नहीं होती है, लेकिन संविधान में जो आदर्श, जो संविधान का आदर्श है कि हमें ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना है, मानव को ऐसे अधिकार प्राप्त होने चाहिए, तो वो गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक में भी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सांविधिक। सांविधिक और कार्यकारी, सांविधिक और कार्यकारी, स्टैट्यूटरी एंड एक्जीक्यूटिव, ठीक। तो सांविधिक का मतलब कि ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण संसद द्वारा कानून बनाकर किया जाता है, संसद द्वारा कानून बनाकर किया जाता है। तो हम देख लेते हैं कौन सी संस्थाएं हैं। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये कौन सा हो गया, यानी कि ऐसी संस्था जिसका निर्माण संसद कानून बनाकर करता है, वो क्या कहलाती है, सांविधिक, स्टैट्यूटरी। क्या हो गया एग्जांपल, राष्ट्रीय महिला आयोग। और कार्यकारी में देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव में, तो ये क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति को कोई भी संस्था की जरूरत हुई तो वो अपने एक आदेश द्वारा जिस संस्था का निर्माण कर देगा वो कार्यकारी संस्था कहलाती है। यानी कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, इसका कोई नियम कानून नहीं है कि संसद में पेश होगा, कानून होगा, बहुमत होगा। इसमें राष्ट्रपति अपने क्या कहते हैं,
राष्ट्रपति के आदेश से केवल निकल जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कार्यकारी में कौन सा आएगा, नीति आयोग। हम लोग जान चुके हैं कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया है। ठीक, तो ये क्या हो गया, नीति आयोग, ये हो गया कार्यकारी। अब हम लोग देख लेते हैं, ये एक चीज पढ़े हम लोग, संविधान क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होता है, उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे संस्थाएं क्या होती हैं, संस्थाओं के प्रकार है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी संस्था किससे संबंधित है। तो अब नॉर्मल हो गया कि संवैधानिक, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक। संवैधानिक में संविधान में उल्लेखित संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख आर्टिकल यानी संविधान में होता है, जैसे वित्त आयोग हो गया। ठीक, और गैर संवैधानिक में हम लोग देख लिए वे संस्थाएं जिनका निर्माण संविधान, जिनका उल्लेख संविधान में तो नहीं होता है लेकिन उनके जो आदर्श होते हैं संविधान का उसको पूरा करने के लिए, तो सांविधिक और स्टैट्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं एक टॉपिक और इसी के साथ, संविधान का निर्वचन या व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक एक और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत ही है, संविधान का व्याख्या। ठीक, संविधान के व्याख्या से जाने से पहले हम आप लोगों से 3 चीजों का क्लियरेंस लेना चाहते हैं। ठीक, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटी में, आर्टिकल 90, अभी हम बोल नहीं रहे हैं, केवल लिख रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से बताइएगा इसको क्या कहते हैं। एक हो गया आर्टिकल 39, तीसरा हमने लिख दिया आर्टिकल 39। ठीक, तीनों अलग अलग चीजें होती हैं, ये बोलने को लोग अलग अलग बोल देते हैं लेकिन इसको समझना कैसे चाहिए। बोलने को तो आप हमेशा गलत बोलेंगे लेकिन लिखेंगे भी वही, तो हमेशा कंफ्यूजन इन दोनों में ज्यादा रहता है। तो पहले हम लोग देख लें संविधान की व्याख्या कैसे होती है, तो इसके बाद इसको हम लोग समझे देंगे। संविधान की व्याख्या में जैसे कि संविधान हम लोग जानते हैं, भारत का संविधान बहुत ही लंबा और विस्तृत है, तो उसको जैसे कि कोई भी आर्टिकल आपको खोजना हुआ या राष्ट्रपति के बारे में जानना हुआ कि उनका वेतन कितना होता है, क्या योग्यताएं होती है, मान लीजिए आपको राष्ट्रपति बनने का मन किया तो योग्यताएं जानना चाहेंगे, सीधी सी बात है। तो फिर इतने मोटे संविधान में कहां से खोजेंगे आप, तो उसके लिए क्या चाहिए, संविधान की व्याख्या, यानी एग्जैक्ट हमें कहा, जैसे कि पता चले कि मुझे खोजना है आपको मैं कहाँ पे रहता हूँ, तो पहले आप पता लगाना चाहिए कि हाँ एक ब्रह्मांड होता है उसमें रहते हैं, ब्रह्मांड के अंतर्गत किस ग्रह पे, पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं, पृथ्वी के बाद का बात करें उसके बाद हम किस गोलार्ध में रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में किस देश में रहते हैं, किस महाद्वीप में रहते हैं, फिर किस देश में रहते हैं, फिर किस राज्य में रहते हैं। तो एक प्रकार का हमें ढूंढने के लिए, किसी भी व्यक्ति को ढूंढने के, फिर उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के अनुसार हमको एग्जैक्ट आप पॉइंट कर लेंगे कि हम यहीं पे हैं। तो उसी प्रकार संविधान की व्याख्या भी की जाती है कि कोई संविधान, कोई नियम कानून, कोई चीज होती है तो वो कहाँ पे मिलेगी, तो संविधान की व्याख्या में देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बांटते हैं। संविधान को पहले भाग में बांटा गया है, थोड़ा पानी की वजह से चल नहीं रहा लगता है कलम। भाग, भाग मतलब पार्ट। ठीक, अब दूसरा देख लेते हैं, भाग को अध्याय में बांटा गया है, लिख लेते हैं अभी समझाते हैं। अध्याय मतलब चैप्टर। ठीक, अध्याय के बाद आ जाते हैं तो क्या कहते हैं, भाग, अध्याय, अनुच्छेद, अनुच्छेद यानी आर्टिकल। ठीक, आर्टिकल के बाद देख लेते हैं क्या आता है, खंड आता है। खंड, थोड़ा राइटिंग है आप लोग समझ लीजिएगा, बोल रहे हैं खंड। ठीक है, खंड को हम देख लेते हैं, क्लास हो गया, और नीचे आप लोग देख लीजिए उपखंड। उपखंड को सब क्लास कहते हैं। ठीक, ये क्लियर होना चाहिए। संविधान की इंटरप्रिटेशन यानी संविधान की व्याख्या में पहले किसमें बांटा गया है, भाग, अध्याय, आर्टिकल, क्लास, सब क्लास। ठीक, अब इसको हम समझते हैं, यानी कि जो संविधान का इतना मोटा, इतना विस्तृत भाग है उसको हम लोग भाग में बांट दिए हैं। यानी संविधान में कितने भाग होते हैं, 22 भाग होते हैं। ठीक, अब उन भागों को, अब जैसे कि कोई भी चीज होगा, राष्ट्रपति के बारे में, नागरिकता के बारे में हमें खोजना हुआ तो 22 भाग कौन सा है, तो उसको भाग को अध्याय में, यानी कि जो बड़े भाग होते हैं उनको अध्याय में बांट दिया गया है। तो
तो जैसे भाग 5 में देखें तो क्या है, राष्ट्रपति के बारे में है। अध्याय 1 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जैसे भाग 1, 2, 3, 4 ये सब छोटे भाग हैं तो उनको अध्याय में नहीं बांटा गया है। तो भाग 5 जो है उसको अध्याय में बांटा गया। अध्याय 1 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है और भाग 2 में संसद के बारे में, जैसे संसद का, जैसे राज्यसभा का गठन के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, कितने % उपस्थिति रहेगा तो राज्यसभा कार्यवाही चल सकती है, उसका हमें खोजना रहेगा। तो कहाँ जाएंगे, भाग में जाएंगे, भाग 5 में जाएंगे, अध्याय 2 में चले जाएंगे तो आसानी से पहुंच जाएंगे। उसके बाद उसको भी सरलता के लिए, क्योंकि अध्याय तो बहुत बड़ा होता है, फिर अध्याय को छोटे भागों में अनुच्छेद के रूप में बांट दिया जाता है, जिसे आर्टिकल कहते हैं। यानी कि स्पेशली जैसे कि हमें चाहिए कि संसद का उल्लेख किसमें है, 79 है, 80 है, तो उसका उल्लेख किसमें मिलेगा, अनुच्छेद की संसद के बारे में। हमें राष्ट्रपति की वेतन भत्ते शक्तियां के बारे में आर्टिकल 52 से लेकर 62-63 तक, तो उसका उल्लेख यहाँ पे मिलेगा अनुच्छेद में। ठीक, अब जैसे क्या होता है कि अनुच्छेद में कोई भी चीजें संशोधन कर दी जाती है बाद में, या तो फिर उसमें कई चीजें डाली जाती है 1, 2, 3 करके, ABCD करके, तो वो खंड में आता है। और समय के अनुसार लगातार नियम कानून बदलते रहते हैं, आवश्यकताएं बदलती रहती है, तो उसको उपखंड में। अब इसको हम समझना रहेगा तो कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम अपना एग्जाम्पल बताए थे कि मान लो हम पृथ्वी पे रहते हैं, ठीक, ये क्या हो गया, भाग। फिर अध्याय बांट दिए, हम किस गोलार्ध में रहते हैं, गोलार्ध के नहीं, किस महाद्वीप में रहते हैं, तो एशिया हो गया। ठीक, एशिया के बाद हम किस देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। ठीक, इसके बाद भारत देश में कहाँ रहते हैं, स्पेशली किसी भी स्टेट का नाम लिख लीजिए, यूपी हो गया जैसे। उसके बाद फिर एग्जैक्ट लोकेशन में तो किस जिला हो गया, कहाँ स्थान हो गया, या लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड निकालेंगे तो डायरेक्ट एग्जैक्ट कहाँ पे है तो ये मिल जाएगा। इसको एक समझने के लिए आइडिया है कि भाग, अध्याय, अनुच्छेद, खंड और उपखंड में क्यों बांटा गया है। ठीक, अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, आप लोग जो हमेशा कंफ्यूजन करते हैं, याद रहना चाहिए, भाग, अध्याय, आर्टिकल, अनुच्छेद, आर्टिकल, खंड और उपखंड, ये चीजें हम लोग समझते हैं, ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल लोग हमेशा बोलते हुए गलत करते हैं इसको। अभी फिर से लिख के इसको, अब देखिए आर्टिकल 39A, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 39A, ये क्या है कि ये स्वतंत्र अनुच्छेद होता है, हमेशा आपको पता होना चाहिए, स्वतंत्र अनुच्छेद होता है। ठीक, अब जब यही ब्रैकेट में हो जाता है तो ये यानी कि ये खंड हो जाता है, जैसे क्लास बताए हैं ना, क्लास और सब क्लास, तो यानी आर्टिकल 39 क्लास ए इसको पढ़ेंगे, ना कि 39A पढ़ेंगे। हमेशा ध्यान रखते हैं, क्या पढ़ेंगे आप लोग बोलिए, आर्टिकल 39 क्लास ए। ठीक, अब इसको क्या बोलेंगे, आर्टिकल 39A, हमेशा याद रखना चाहिए। अभी इसको बताएंगे कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि आप लोग नॉर्मल लेटर जाएंगे 39 में ये आता है, 39 में ये आता है, लेकिन अब जब एग्जाम में जाएंगे 39 ये दिया रहेगा, 39 ये भी दिया रहेगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जब आप बोल के याद रहेंगे आर्टिकल 39 क्लास ए, तो इसका मतलब निकलेगा आर्टिकल 39A बिना क्लास के साथ, तो इसका मतलब रखेगा, हमेशा कंफ्यूजन दूर रखिएगा। ये तो हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल 19(1)A में क्या है, ये गलत है बोलने का तरीका, ये तो समझने का तरीका है, लेकिन इनमें हमेशा आप लोग डिफरेंट रखिएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए। ठीक, इसको हम लोग देख लेते हैं, अब इसमें है क्या अंतर। ठीक है, 39 में समान न्याय एवं निःशुल्क स्वतंत्रता के बारे में, समान न्याय एवं कानूनी सहायता के बारे में है, कानूनी सहायता के बारे में है। ठीक, हमेशा याद रखना चाहिए, आर्टिकल 39A क्लास नहीं, 39A का कहता है, क्या बताता है, समान न्याय एवं कानूनी सहायता के बारे में बताता है। एग्जाम में आ गया, समान न्याय और कानूनी सहायता कौन सा बताता है, आप लोग 39A करके याद किए हैं, ये दोनों कंफ्यूजन में हो जाएंगे, अब पक्का है गलत कर जाएंगे। ठीक, ये क्या कहता है, हम लोग देख लेते हैं 39A के बारे में, 39A के बारे में देख लेते हैं। ये रोजी रोटी के पर्याप्त साधन के बारे में बताता है, रोजी रोटी के, कि आप लोग को रोजी रोटी के पर्याप्त साधन कैसे मिलेंगे। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 39
क्लास 1 में, ठीक। और हम लोग एक देख लेते हैं संविधान के इंटरप्रिटेशन, संविधान की व्याख्या में अध्याय देखे हैं, भाग देखे हैं, आर्टिकल देखे हैं, क्लास देखे हैं, सब क्लास देखे हैं। एक आता है, क्या आता है उसको हम लोग देख लेते हैं अभी, अनुसूचियां, शेड्यूल। शेड्यूल के बारे में हम लोग देख लेते हैं, शेड्यूल में कौन कौन से आएंगे, तो आइए देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट है अनुसूचियां। अनुसूचियां, शेड्यूल। शेड्यूल कुछ नहीं होता है, किसी भी चीज का व्याख्या जो संविधान के अंत में दिया रहता है, यानी कि संविधान के अंत में दिए गए प्रावधान, अंत में दिए गए विषयों की जानकारी होती है, विषयों की जानकारी होती है। अनुसूची क्या होती है, अनुसूचियां कितनी होती है, 12, ठीक। इसको हम लोग आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल में देख लीजिए अनुसूचियां किसे कहते हैं, संविधान के अंत में जो प्रावधान दिए गए थे, जिसे विशिष्ट प्रावधान, जैसे कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, मतलब कि अथवा स्टेट और यूनियन के बारे में कहां पे मिलता है, अनुसूची 1 में। तो ऐसे ही कहां मिलेगा, ये 12 अनुसूचियां होती है। तो आज के हमने लेक्चर में देखा संविधान किसे कहते हैं, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, फिर संविधान की व्याख्या, उसके बाद जो संविधान की संस्थाएं होती हैं, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक, और फिर हम लोग संविधान के इंटरप्रिटेशन में क्या देखे हैं कि भाग होता है, अध्याय होता है, आर्टिकल होता है, क्लास होता है, सब क्लास होता है, फिर अनुसूचियां होती हैं। फिर हम लोगों ने बारीकी से समझा कि उसमें आर्टिकल को कैसे कहते हैं, जो स्वतंत्र आर्टिकल होता है, जो स्वतंत्र नहीं होता है, क्लास के साथ होता है, सब क्लास के साथ होता है। तो हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कितनी अनुसूचियां होती है उन लोगों को ट्रिक के साथ। केवल एक बार आप लोग क्लास करिए और उसको हमेशा के लिए याद रखिए। आप लोगों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।